नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आधुनिक भारत एक समग्र अध्ययन की श्रृंखला में आज इसका नवा भाग आपके सामने है। आज हम चर्चा करेंगे 1909 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक के आधुनिक भारत के इतिहास की प्रमुख घटनाओं की। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। पर एक बार पुनः आपसे निवेदन है, अपील है, प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी थोड़ा उत्साह मिलेगा और नई नई वीडियोस आपके सामने लेके आऊँगा। अभी ये आधुनिक भारत की सीरीज चल रही है, इसके बाद मैं प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत पर भी ऐसी ही सीरीज़ लेके आऊँगा। बाकी यह है कि आप अगर डिमांड करेंगे आप तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जैसा आप कहेंगे, जो आपकी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से। अभी एक उत्तर प्रदेश में कुछ परिवर्तन हुआ है पीसीएस के सिलेबस में। उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हटा लिए गए हैं और उसकी जगह पर उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न पत्र रख दिए गए हैं। तो उसके ऊपर भी जल्दी ही एक सीरीज लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा, क्योंकि अभी आपकी प्रारंभिक परीक्षाएं होंगी। प्रारंभिक परीक्षाओं की आप तैयारी कीजिए, लेकिन आपके मेन एग्ज़ाम के पहले वो सीरीज़ तैयार हो जाएगी। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं 1909 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक के इतिहास की प्रमुख घटनाओं की। दोस्तों, 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार, मैंने आपको बताया था कि भारत सचिव नियुक्त हुआ था मार्ले। तो दोनों ने मिल करके, सचिव और वायसराय ने मिल करके कुछ सुधारों की योजना बनाई और तो मार्ले मिंटो सुधार सामने आए। वास्तव में इस समय राष्ट्रीय आंदोलन थोड़ा तेज हो रहा था और जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे या कांग्रेस के नेता थे, वो लोग अपनी मांगें सरकार के सामने बार बार रख रहे थे। बहुत सारे अखबार वगैरह निकलने लगे थे, उन अखबारों में खूब लिखा जाता था। बहुत सारे लोगों को जेल भी हो रही थी अखबारों में लिखने के कारण। जैसे कि आपने पहले देखा, लिटन वगैरह के समय में देखा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, उस पर तरह तरह की रोक लगाई गई थी। बाद में रिपन ने उसको हटा लिया था। लेकिन ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि पिछले लगभग 50-60 सालों में काफ़ी जागरूकता आ चुकी थी भारतीयों में। अनेक समाज सुधार आंदोलन चले थे, धर्म सुधार आंदोलन चले थे, तमाम नई नई शैक्षणिक संस्थाओं का विकास हुआ था, शिक्षा में परिवर्तन आया था। पाश्चात्य शिक्षा के कारण बहुत सारे लोग जो थे वो विदेशों में क्या हो रहा है उससे भी परिचित हुए थे। तो इन सब के फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन तेज हो रहा था। मार्ले मिंटो सुधार, चूँकि सरकार की दमन नीति के बावजूद राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए राजनीतिक समझदारी ब्रिटिश सरकार की इसी में थी कि कुछ थोड़ा बहुत उनकी बातें मान ली जाए, जिसे ये कहते हैं कि कुछ सुविधाएं उनको दे दी जाए राष्ट्रवादियों को, जिससे कि वो शांत हो जाए। तो कुछ सुधारों के जरिए राष्ट्रवादियों का मन जीतने का प्रयास किया गया। मार्ले मिंटो सुधार के जरिए सरकार ने केंद्रीय एवं प्रांतीय विधायिका परिषदों में कुछ निर्वाचित सदस्यों का प्रावधान किया। यद्यपि ये परिषदें केवल सलाह दे सकती थी, मतलब इनका कोई महत्व तो नहीं था कि ये किसी निर्णय को पलट नहीं सकती थी। दे आर ओनली एडवाइजरी काउंसिल्स, तो सलाहकारी परिषदें ही थी, तो इनके पास कोई निर्णायक शक्ति नहीं थी। गरम दल के लोगों ने इन सुधारों को असंतोषजनक बताया। जैसा कि आप जानते हैं कि गरम दल के लोग जो थे, जो तिलक थे, उनका नारा था कि स्वराज जो है वो भीख में नहीं मिलेगा, उसको लड़ के लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि प्लेट में सजा करके स्वराज दे दिया जाएगा, होम रूल दे दिया जाएगा। लेकिन जो नरम दल के लोग थे उनका इरादा कुछ और था। वो लोग जो है वो स्टेप बाय स्टेप फूक फूक के कदम रखने वाले थे। उनको ये डर लगता था कि कहीं सरकार भड़क गई और हिंसा वगैरह पे उतारू हो गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए वो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे थे। तो उन्होंने इसका अभिनंदन किया कुछ सुधारों से। तो इन सुधारों से कुछ हद तक ब्रिटिश सरकार की नीयत और प्रतिज्ञाओं में नरम दल की
आस्था जो थी वो वापस आई, लेकिन जो गरम दल था वो असंतुष्ट रहा। उसे जो है इन सुधारों में कोई नई बात नहीं दिखाई दी। तो जो ब्रिटिश सरकार की हाल की कार्रवाइयों से आस्था घट रही थी नरम दल में भी, तो वो थोड़े संतुष्ट अवश्य हुए। तो आगे चल कर के 1911 में बंगाल का विभाजन, जैसे पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था, कर दिया गया था, ये कह करके कि बहुत बड़ा राज्य है, प्रशासनिक सुविधा के कारण उसका विभाजन किया जा रहा। हालांकि मंशा कुछ और थी। तो 1911 में बंग विभाजन को रद्द करने से यह आस्था और बढ़ी। दोस्तों 1909 में कांग्रेस का 25वां अधिवेशन हुआ लाहौर में और मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष बने। इसी तरह से 1910 से और 16 के बीच में लॉर्ड हार्डिंज वायसराय बना। लॉर्ड हार्डिंज जो है वो इसके समय में काफ़ी घटनाएं हुई। तो लॉर्ड हार्डिंज के बारे में थोड़ा सा उसका परिचय मैंने आपको यहाँ दिया हुआ है कि गवर्नर जनरल जो है, जो पहले एक लॉर्ड हार्डिंज गवर्नर जनरल थे, आप देखते हैं 1844 से 1848 तक। तो ये उसका जो है लॉर्ड विस्काउंट हार्डिंज प्रथम का पोता था। और इसका जन्म जो है वो 1858 ईस्वी में हुआ था। इसकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे हुई थी। एरो में पढ़ा था, जवाहरलाल नेहरू भी हमारे यहीं पढ़े थे, ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इसकी शिक्षा दीक्षा हुई। और पढ़ने में बहुत कुशाग्र बुद्धि का था, बहुत मेधावी था। तो 1880 में इसे कूटनीतिक सेवा में नियुक्त किया गया। 1904 में प्रीवी काउंसिल का सदस्य भी बनाया गया। और तो डिप्लोमेट के रूप में तो सेवा दे ही रहा था, बाद में इसे प्रीवी काउंसिल का सदस्य बनाया गया। तो काफ़ी अनुभवी हो चुका था। 1880 से लेकर 1904 तक अगर आप देखें तो 24 साल का लंबा समय था। इस बीच में बहुत अनुभवी हो गया था। तो इसे सेंट पीटर्सबर्ग में राजदूत भी नियुक्त किया गया, बास्टर। और 1906 में इसे विदेश विभाग में एक बहुत अच्छा पद मिला, अंडर सेक्रेटरी का। तो ये परमानेंट पद इसे दिया गया, अंडर सेक्रेटरी का। किंग एडवर्ड फर्स्ट या एडवर्ड सिक्स से इसकी गहरी मित्रता थी। तो 1910 में इसे भारत का वायसराय बना दिया गया। मित्रों 1910 में कांग्रेस का 26वां वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। विलियम वेडरबर्न इसकी अध्यक्षता में हुआ। तो आप नोट करते जाएं, मैं ईयर वाइज कांग्रेस का अधिवेशन कब कहाँ हुआ ये देता जा रहा हूँ। हालांकि इसकी लिस्ट आपको इंटरनेट वगैरह पे मिल जाती है, लेकिन जब आप तारतम्य से पढ़ेंगे तो आपको, मान लीजिए आपने वहाँ से पढ़ा हुआ है और आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई विलियम वेडरबर्न जो थे वो किस वायसराय के समय में अध्यक्ष बने, या इलाहाबाद में कब अधिवेशन हुआ, किस वायसराय के समय में हुआ। तो इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। सवालों का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, तो आप हर तरह से तैयार रहें। तो 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आया। इस अवसर पर दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। बंगाल विभाजन को इसमें रद्द करने की घोषणा की गई और भारत की राजधानी दिल्ली ले आने की भी घोषणा की गई। इसी बीच में गोखले के नेतृत्व में हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बढ़ाने के लिए इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम सभा का आयोजन किया गया। इस समय बड़ा जोर दिया जा रहा था इन बातों पे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो है वो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के समय से ही जो है थोड़ा सा उन्होंने अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डालने का जो काम था वो शुरू कर दिया था। उनको ऐसा लग रहा था कि अगर ये दोनों कौमें एक साथ रहेंगी तो उनके लिए खतरा होगा, तो इसलिए वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर काम कर रहे थे। 1911 में कांग्रेस का 27वां वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, मिशन नारायण डार की अध्यक्षता में। दोस्तों 1912 ईस्वी में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी, जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया। तो 1912 में राजधानी जो है वो ट्रांसफ़र होकर के दिल्ली आ गई। तो वायसराय हार्डिंज पर दिल्ली में बम से हमला किया गया। रासबिहारी बोस जो थे वो हमलावर थे, लेकिन जिसमें वो बच गए। और बाद में जो क्रांतिकारी थे उनके ऊपर कार्रवाइयाँ की गई कठोर।
1812 ईस्वी में कांग्रेस का 28वां वार्षिक अधिवेशन हुआ, जो कि बांकीपुर में हुआ, रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर की अध्यक्षता में। 1913 में मुस्लिम लीग का लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना, जैसे मैंने आपको बताया था, 1906 ईस्वी में हुई थी। तो इसका वार्षिक अधिवेशन वो 1913 में हुआ, जिसमें लीग ने कांग्रेस से सहयोग करने की इच्छा प्रकट की। यहाँ भी ये बात कही गई कि अगर राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी पहचान बनानी है तो कांग्रेस के साथ हाथ मिला करके चलना होगा, क्योंकि कांग्रेस जो है धीरे धीरे बहुत महत्वपूर्ण बन गई थी। कांग्रेस जो है उसमें बहुत सारे लोग जुड़ गए थे और कांग्रेस एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन की पहचान बन चुकी थी। तो इसलिए उससे अलग रह करके अपनी पहचान कायम रख पाना थोड़ा कठिन था। तो इसलिए इन्होंने ये निश्चय किया कि कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने में ही अभी भलाई है। इस बीच में कुछ और घटनाएं हुई। जैसे मित्रों, कुछ लोग थे जो कि सशस्त्र आंदोलन कर करके भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। ऐसे तमाम लोग जो थे वो भारत के अलावा विदेशों में भी थे। गदर पार्टी की सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थापना हुई। संस्थापक अध्यक्ष इसके जो थे सरदार सोहन सिंह भाकना थे, और इसके अन्य जो प्रमुख सदस्य थे वो करतार सिंह सराभा, लाला हरदयाल, अरुण सिंह और आप और लोग देखते हैं पृथ्वी सिंह, पंडित मुंशीराम, हरनाम सिंह कोटला आदि थे। तो गदर पार्टी जो है वो दूसरे आंदोलनों की अपेक्षा जो है वो भारत के बाहर, जैसा मैंने आपको बताया कि जो भारत में प्रवासी भारतीय कह लीजिए जो जाके विदेशों में बस गए थे, उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। और इसमें जो है सिखों ने बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आप कह सकते हैं कि जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और डोमिनेंट रोल जो है वाज प्लेड बाय द सिखों के द्वारा। और इसका जो ओरिजिन था वो वास्तव में क्या पंजाब से शुरू हुआ था। और आप देखिए कि बहुत सारे पंजाब लोग जो थे इस बात से नाराज़ थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो पंजाब था, पंजाब को एनेक्स कर लिया गया था, और या कह लीजिए कि मिला लिया गया था जो है। तो इससे बहुत सारे जो सिख कम्युनिटी थी जो है वो शुरू से ही नाराज़ थी उनसे, और बहुत सारे लोग जो थे वो बाहर जाके बस गए थे। और बाहर रहने पर धीरे धीरे उनको जो है वो बाहर की जो पॉलिटिक्स थी, बाहर की जो राजनीति वगैरह थी, उनके बारे में पता चला। उसके अलावा और भी बहुत सारे कारण थे जिनके कारण लोग जो है नाराज़ थे, क्योंकि बहुत सारी फेमिन्स वगैरह पड़ती थी, यानी अकाल वगैरह पड़ते थे। अकाल के समय राहत कार्य वगैरह ठीक से नहीं होता था। अब जैसे 1905 से 1910 के बीच में जो है लगातार मानसून फेल हो गया। तो कई बार मानसून फेल होने के कारण जो है सूखा पड़ गया, अकाल पड़ा। तो ऐसे समय में जो साम्राज्यवादी शासन था, उपनिवेशवादी शासन था, उसने अपने शोषण में कोई कमी नहीं रखी। उनका जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था भारत का वो जारी रहा। तो बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा है, जैसे डॉक्टर तारकनाथ दास हैं। तो डॉक्टर तारकनाथ दास की एक पुस्तक है इंडिया इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो उन्होंने ये लिखा है कि अंग्रेज़ों की जो ये नीतियाँ थी, उन्होंने भारत की जो गरीबी थी और भारत की जो बेरोज़गारी वगैरह थी उसको और अधिक बढ़ा दिया। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जो थे वो माइग्रेट कर गए दूसरे जगहों पे। अब जैसे पहले शुरू शुरू में बंगाल से, बर्मा से, मलाया से आगे चल कर के बहुत सारी जगहों से लोग जो है वो बाहर निकल गए, और फिर वो जा कर के हांगकांग, सिंगापुर, चाइना, अमेरिका और कई जगहों पे जाके, कनाडा में, लंदन में, कई जगहों पे जाके लोग रहने लगे। 1904 में जो वहाँ के जो सिख्स थे
यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह में जो रहते थे जो है, तो उन्होंने जो है आपस में मीटिंग्स वगैरह की, आपस में मीटिंग्स वगैरह करके जो है उन्होंने भी जो है वो भी तय किया कि भाई हमें भी दुनिया के अनेक देशों में जहाँ अच्छी कंडीशंस हैं कमाने धमाने के लिए, तो वहाँ जाना चाहिए। तो अब केवल अफ्रीका में अगर देखा जाए तो जो भारतीय थे उनकी संख्या 1.5 लाख के आसपास थी, 1,49,790। तो इसी तरह से दूसरे देशों में भी जो है इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। तो कई जगह पे लोग पहुंच रहे थे। तो गदर पार्टी जो बनाई गई, तो गदर पार्टी जो है वो इसीलिए बनाई गई थी कि इसके जरिए जो विदेशों में रहने वाले जो भारतीय थे वो ये चाहते थे कि सशस्त्र क्रांति करके हम साम्राज्यवाद का भारत में अंत करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस पार्टी की स्थापना जो है सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, और इसका जो पहला अध्यक्ष था, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी वाज बाबा सोहन सिंह भाकना, और जो दूसरे प्रमुख मेंबर थे पार्टी के वो जैसे मैंने आपको बताया लाला हरदयाल, पंडित कांसीराम, आपको अम्बाला के थे। इसी तरह से बहुत सारे इसमें ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज थे। मुंशी करीम बख्श लुधियाना के थे, मुंशी राम जो है होशियारपुर ज़िले के थे, और इसके बहुत सारे दूसरे मेंबर्स थे जो है वो, अब जैसे बाबा अरूर सिंह चूरचक के थे फिरोजपुर में। इसी तरह से वसाखा सिंह देदार ये थे, अमृतसर के थे। इसी तरह भाई करीम सिंह चीमा थे जो जालंधर से थे। करतार सिंह सराबा ये लुधियाना से थे। और इसी तरह से निधान सिंह चुगा ये फिरोजपुर से थे। ईशर सिंह मरगना अमृतसर से थे। पंडित जगत राम हरियाणा जो है डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से थे। इसी तरह से बरकतुल्ला और मुंशी करीम बख्श इत्यादि जो थे ये सब इसके सदस्य थे। तो ये सब जो है वहाँ पे सेटल्ड थे, और इन्होंने जो है वो विदेशों से ब्रिटिश राज्य के खिलाफ अपना आंदोलन प्रारंभ किया। तो इसी तरह से आप देखें, अब इसकी कहानी जो है वो काफ़ी लंबी है। किस तरह से गदर पार्टी बनाई गई, कितनी मीटिंग्स वगैरह हुई, कितना। तो चूंकि हम यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप पर विशेष फोकस कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानते। बाद में मैं गदर पार्टी पे अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा आपके फ़ायदे के लिए। जैसे मैंने कहा है कि मैं क्रांतिकारी आंदोलनों के ऊपर अलग से एक सीरीज़ बना दूंगा। तो 1 नवंबर 1913 से लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को से गदर नामक पत्र निकालना प्रारंभ किया। ये बहुत बार पूछा जाता है गदर पार्टी की स्थापना किसने की, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ये सब चीज़ें, गदर पत्रिका जो है किसने निकाला, लाला हरदयाल ने। इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम भी आप याद रखिए, कई बार पूछा गया। उसका नाम है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। तो आप नोट कर लें, लाला हरदयाल की पुस्तक हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। तो अमेरिका की सरकार ने उन्हें 1914 में गिरफ्तार कर लिया। 1913 में कांग्रेस का 29वां अधिवेशन कराची में नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर की अध्यक्षता में हुआ। इसी तरह से बाहर और भी प्रयास हो रहे थे क्रांतिकारियों के समर्थन के लिए। जैसे आप देखिए 1914 में द जर्मन यूनियन ऑफ फ्रेंडली इंडिया की जर्मनी में भारतीय क्रांतिकारियों को समर्थन देने हेतु स्थापना की गई। ये सवाल कई बार पूछा जाता है, कामा घाटा मारू एपिसोड बोलते हैं इसको। इस पे आपको टिप्पणी लिखने के लिए भी आ सकती है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे आपके लाभ के लिए लिख दिया है। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। 1914 ईस्वी में कई भारतीय यात्रियों, विशेषकर सिखों एवं मुसलमानों को लेकर कामा घाटा मारू नामक जहाज हांगकांग से वैंकूवर रवाना हुआ, लेकिन कनाडा की सरकार ने यात्रियों को वैंकूवर उतरने नहीं दिया। तो आप देखिए कहाँ से रवाना हुआ था, ये ध्यान रखना आपको कि हांगकांग से। कहाँ के लिए? वैंकूवर के लिए। वैंकूवर कहाँ पे था? कनाडा। तो कनाडा की सरकार का ये कहना था कि अप्रवास संबंधी कानून
इन यात्रियों को कनाडा आने की अनुमति नहीं देते, अतः जहाज बलपूर्वक बंदरगाह से बाहर भेज दिया गया। हांगकांग के बदले जहाज कलकत्ता लाया गया। यहाँ से सरकार ने उन्हें सीधे पंजाब पहुंचा देने के लिए पहले ही गाड़ी की व्यवस्था कर रखी थी। करीब 300 सिखों ने पंजाब जाने से इनकार कर दिया। परिणामतः आपस में झड़प हुई। ब्रिटिश सरकार ने जो है गोली चलाई, जिसमें 18 लोग मारे गए। तो जो लोग पंजाब में गए वो काफ़ी क्रुद्ध थे और वहाँ पहुंचकर उन्होंने क्रांतिकारी संगठन बनाए। तो इन क्रांतिकारियों ने हत्या, डकैती और क्रांतिकारी विचारों के प्रचार जैसे कार्य किए। तो ये पूछा जा सकता है, इसमें टिप्पणी लिखने के लिए भी आती है, तो इसलिए आप लोग जो है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें मित्रों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया, जो कि 4 साल चला था। 11 नवंबर 1918 तक, 4 साल से कुछ महीने ज़्यादा, लगभग 4.5 साल आप कह लीजिए। तो ब्रिटिश भारत, तो ये भी इसी समय हुआ था। मान लीजिए कभी किसी एग्जामिनर के दिमाग में आ जाए वो सवाल, ये पूछ ले कि किस गवर्नर जनरल के समय में या किस वाइसराय के समय में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो आप इसे ध्यान रखें। ब्रिटिश भारत तथा तिब्बत के बीच सीमा निर्धारण के लिए 1914 में एक शिमला सम्मेलन हुआ। तो ये शिमला सम्मेलन जो था ये बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रायः जो है वो एक शिमला सम्मेलन जो आज़ादी मिलने से पहले हुआ था, तो उसके बारे में विद्यार्थी पढ़ लेते हैं, लेकिन इस शिमला सम्मेलन के बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो इस सम्मेलन में प्रमुख वार्ताकार थे मिस्टर मैक मोहन, ब्रिटिशर्स की तरफ से। इसी कारण जो सीमा रेखा तय हुई तो इसका नाम रखा गया मैक मोहन रेखा। तो शिमला समझौते के दौरान ब्रिटेन, चीन और तिब्बत अलग अलग पार्टी के तौर पर सम्मिलित हुए। तो ये आप याद रखें कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था, 1914 में है, और मैक मोहन रेखा बनी इससे, इतना आप याद रखें। तिब्बत वगैरह के साथ बातचीत हुई थी चीन तिब्बत से। तो 1914 में कांग्रेस का 30वां वार्षिक अधिवेशन मद्रास में भूपेंद्र नाथ बोस की अध्यक्षता में हुआ। मित्रों, 1915 में डिफेंस एक्ट पास किया गया। इस एक्ट के द्वारा अधिकारियों को नज़रबंदी अधिकार मिला। चूँकि उस समय विश्व युद्ध चल रहा था, आप देखिए तो विश्व युद्ध के समय सरकार के पास अनलिमिटेड पावर्स आ जाती हैं। वो कभी भी किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, नज़रबंद कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये डिफेंस एक्ट जो था वो उसके द्वारा नज़रबंदी का अधिकार मिल गया सरकार को। सरकार ने विशेष ट्रिब्यूनल्स भी बहाल किए थे, जिन्होंने बाद में 20 आदमियों को मौत की सज़ा दी थी, 58 को आजीवन कारावास की सज़ा दी थी और अन्य 58 को थोड़े समय के लिए कैद किया गया था। मित्रों, क्रांतिकारी जतिन मुखर्जी 1897 से 1915 इनका जो समय था, उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी तरह से आगे आप देख सकते हैं कि 5th लाइट इन्फेंट्री, जो कि सिंगापुर में भारतीय बटालियन थी, उसमें विद्रोह हो गया, किंतु विद्रोह को 3 दिन के अंदर ही दबा दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम। काबुल में हम ये देखते हैं कि अस्थायी भारत सरकार की स्थापना हुई, और ये स्थापना करने वाले कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो है वो इसके अध्यक्ष, और मौलाना बरकतुल्लाह जो है प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। इधर राजा महेंद्र प्रताप सिंह की काफ़ी चर्चा भी हुई थी, तो इसे आप ध्यान में रखें। यह साल बड़ा महत्वपूर्ण था 1915 का। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अपना कार्य समाप्त कर चुके थे। अपना कार्य समाप्त करके जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय रहते थे उनके ऊपर बहुत अत्याचार होता था, और उन लोगों को बहुत पहले कभी अंग्रेज जो थे वो बड़े बड़े सब्ज बाग दिखा करके उनके साथ एक एग्रीमेंट करते थे। एग्रीमेंट करके उन 5 साल का फिर उनको ले जाते थे जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने जिन जिन द्वीपों वगैरह पे कब्जा किया हुआ था। तो ये गिरमिटिया सिस्टम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसको अंग्रेजी में इंडेंचर्ड लेबर भी कहते हैं। तो वहाँ उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार होते थे। उन्हें ठीक से खाना पीना नहीं दिया जाता था, खेतों में उनसे काम करवाया जाता था। तो ऐसे दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे लोगों ने गांधी जी को इनवाइट किया था, तो गांधी जी वहाँ गए थे, और गांधी जी ने वो वहाँ जा कर के
उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, लंबे समय तक 25 साल तक रहे वहाँ। इस बीच में उनको बहुत कष्ट सहना पड़ा, काफ़ी कई बार उनकी इंसल्ट की गई, लेकिन वो डटे रहे और उन्होंने वहीं पर अपने जो सत्य के प्रयोग थे वहीं पे किए। उन्होंने वहीं पे नाटाल वगैरह में उन्होंने एक नई एजुकेशन सिस्टम जो था उसको उन्होंने डेवलप किया। उन्होंने एक तरह से अगर ये कहा जाए कि गांधी से महात्मा की ओर कदम बढ़ाए उन्होंने वहीं पे रहते हुए। अब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वहाँ पे गए थे 1912 में, और तो उन्होंने, गोपाल कृष्ण गोखले जब 1912 में वहाँ गए थे तो उन्होंने गांधी जी को कहा था कि भाई आप जो है भारत आइए, भारत में आपकी आवश्यकता है, और वहाँ कांग्रेस आंदोलन को संगठित करने के लिए और अंग्रेजों से लड़ने के लिए आप जैसा नेता हमें चाहिए। तो गांधी जी भारत आए। भारत आने के बाद उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण करके उन्होंने भारत को समझा, जाना, देखा अच्छी तरह से, और उसके बाद फिर वो आगे चल करके राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित होते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे बाद में। तो गोपाल कृष्ण गोखले तथा फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो गई इस बीच में। ये सब वयोवृद्ध नेता थे ये लोग जो है, और तो इनकी मृत्यु जो थी उससे जो उदारवादी धड़ा था कांग्रेस का उसको बड़ा नुकसान हुआ। उनको जो है इट वाज एन इररेपरेबल लॉस फॉर देम, क्योंकि बड़े मुखर नेता थे और ये लोग जो है कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो इससे जो है उदारवादियों की जो पकड़ थी वो धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। इस साल एक घटना और हुई, तो मैंने पॉइंट वाइज आपको जो मुख्य घटनाएं हैं वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 1915 में कांग्रेस का 31वां वार्षिक अधिवेशन हुआ बम्बई में। सत्येंद्र नाथ प्रसन्नाव सिन्हा जो थे वो सत्येंद्र प्रसन्नाव सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ। 1916 से 21 लॉर्ड चैम्सफोर्ड का समय था भारत में। लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत का वायसराय बना। भारत आने के पूर्व वह क्वींसलैंड तथा न्यू साउथ वेल्स के गवर्नर तथा अन्य महत्वपूर्ण पदों पे कार्य कर चुका था। मित्रों, इस बीच में एक और महत्वपूर्ण बात शिक्षा के क्षेत्र में हुई चैम्सफोर्ड के आने के बाद, कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो उच्च शिक्षा दी जाती थी उसकी जांच कराने के लिए सैडलर कमीशन की नियुक्ति की गई। और तो सर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में कमीशन नियुक्त हुआ, इसीलिए इस कमीशन को सैडलर कमीशन भी कहा जाता है। तो इस कमीशन ने बहुत सारे सुझाव दिए, जिसमें ये कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा जो है वो 12 वर्ष में पूर्ण हो। हाई स्कूल की परीक्षा जो है विद्यार्थी 2 वर्ष में, हाई स्कूल के परीक्षा के बाद विद्यार्थी जो है वो इंटरमीडिएट 2 साल का इंटरमीडिएट करें। इसी तरह से विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए इंटरमीडिएट की शिक्षा आवश्यक होनी चाहिए। इंटरमीडिएट की शिक्षा हाई स्कूल के साथ सम्मिलित की जा सकती थी। इसी तरह से जो डिग्री कोर्स था या स्नातक शिक्षा थी उसके बारे में ये कहा गया कि अधिकतम 3 साल का इसे होना चाहिए, और डिग्री जो है उसमें पास कोर्स भी हो और ऑनर्स कोर्स भी हो, और दोनों की शिक्षा जो है अलग से दी जाए विद्यार्थियों के चयन के अनुसार, जो पास कोर्स लेना चाहें और जो ऑनर्स कोर्स में जाना चाहें। धीरे धीरे विश्वविद्यालय जो है ऐसा कहा गया कि जिसे आप कह सकते हैं कि रेजिडेंशियल बनाए जाएं, यानी कि जहाँ विद्यार्थी भी रह सकें और जहाँ पे छात्र भी रह सकें। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने की बात भी कही गई, और वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के विस्तार की बात भी कही गई। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि दिल्ली में जब दरबार का आयोजन किया गया था तो उसमें 50 लाख रुपया जो है स्वीकार किया गया था कि प्राइमरी शिक्षा के लिए। और 1918 और 1919
में पंजाब, बंगाल, बम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा आदि में प्राइमरी एजुकेशन एक्ट पास किया गया था। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि शिक्षा पे काफ़ी महत्व ध्यान दिया गया। बाद में मतलब इसमें ये भी था कि अ, और भी विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही गई, जो कि हम अगला अगला जब हम भाग लेके आएंगे तो उसमें उन विश्वविद्यालयों की बात करेंगे। वैसे आपको बता दें कि 1921 से 37 के बीच में या 1916 से 21 के मध्य में 7 विश्वविद्यालय बनाए गए नए, जैसे पटना, बनारस, ढाका, लखनऊ, अलीगढ़, उस्मानिया। तो ये 7 विश्वविद्यालय 1916 से 21 के बीच में बनाए गए। इसी तरह से कॉलेजों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। 1921 से 37 के बीच में दिल्ली, नागपुर, आंध्र, आगरा और चिदम्बरम इत्यादि विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। तो इस तरह से धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम आगे के कालों में बढ़ते जाते हैं, 1925 में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय को अलीगढ़ से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो काफ़ी काम हुआ। आगे चल कर के हम इसके बारे में बात करेंगे। मैंने शिक्षा के ऊपर एक अलग से वीडियो बना के डाली हुई है, तो ये सारे डिटेल्स जो है आप उसमें देख सकते हैं शिक्षा के बारे में मित्रों। तो एजुकेशन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, और इसके बारे में जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो योगदान था सैडलर कमीशन के जरिए जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण था। तो सरकार ने जो सुझाव दिए, कमीशन ने जो सुझाव दिए, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड दीज रिकमेंडेशंस। भारत सरकार ने जो है वो इन संस्तुतियों को स्वीकार किया। यद्यपि आर्थिक कठिनाइयाँ थीं और जिनके कारण दिक्कत आती थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आगे के कालों में, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों वगैरह की स्थापना हुई धीरे धीरे, और शिक्षा की व्यवस्था जो थी वो धीरे धीरे पटरी पे आने लगी। इसी तरह मित्रों, तिलक द्वारा अप्रैल माह में होम रूल लीग की स्थापना की गई। होम रूल को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वराज, अपना राज। तो तिलक का जो प्रसिद्ध नारा है वो आप जानते ही होंगे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे। स्वराज इज आवर बर्थ राइट एंड वी विल हैव इट। इसी बीच में कुछ और घटनाएं हुई। अब जैसे आप देख ही रहे हैं, अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि डॉक्टर नायर के द्वारा गैर ब्राह्मण आंदोलन प्रारंभ कराया गया। और दूसरा जो कार्य था वो ये था कि पूना में, अब जैसे महिला शिक्षा जो थी, महिला शिक्षा पे गोपाल कृष्ण गोखले ने भी काफ़ी ध्यान दिया था। सैडलर कमीशन ने भी जो है सैडलर कमीशन ने भी जो है महिला शिक्षा के ऊपर जोर देने पर जो है बल दिया था या जोर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि भाई उस पर ध्यान देना चाहिए। तो उसी का ये परिणाम था कि आगे चल कर के व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा, अब जैसे ढूंढो केशव कर्वे, जिन्हें महर्षि ढूंढो केशव कर्वे कहा जाता था, तो महर्षि उन्होंने जो है महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो दक्षिण में गैर ब्राह्मण आंदोलन जो है वो दक्षिण भारत में और पश्चिमी भारत में प्रारंभ हो रहे थे। मतलब एक तरह से ये समझ में बुद्धिजीवियों का जो एक समुदाय था वो, उसको ऐसा लगता था कि हर चीज़ जो है हो रही है, जो भी दिक्कतें हैं दूसरे वर्ण के लोगों को, तो ये सब जो है एक तरह से वो ब्राह्मणों के कारण ही है। तो उनके खिलाफ
जगह जगह माहौल बनाया जा रहा था और आंदोलन प्रारंभ किए जा रहे थे। दिसंबर माह में ये जो 1916 ईस्वी का समय था, ये बड़ा महत्वपूर्ण था। कांग्रेस अधिवेशन 32वां अधिवेशन लखनऊ में अंबिकाचरण मजूमदार के नेतृत्व में हुआ और राष्ट्रवादियों ने महसूस किया कि उनकी आपसी फूट के कारण उनके उद्देश्य को धक्का लग रहा है। कभी आपसे इस पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में दे दिया है। अतः कांग्रेस के दोनों पक्षों ने फिर से एक होने का निश्चय किया। पुराने विवाद जो थे अब अर्थहीन हो गए थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस ने अब एक ही तरह की राजनीतिक मांगें सरकार के समक्ष रखी। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो दोनों को एक साथ लाने में तिलक ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो तत्कालीन परिस्थितियों में लखनऊ पैक्ट हिंदू मुस्लिम एकता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। तो इसका मुस्लिम लीग और कांग्रेस अब एक साथ मिलकर के काम करना चाहते थे, इसका निश्चय किया। इसलिए 1916 में आपस में समझौता हुआ, जो लखनऊ पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1917 ईस्वी में गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन प्रारंभ किया, चंपारण जो है बिहार का एक जगह है। तो चंपारण में सत्याग्रह किया उन्होंने। गांधीवादी विचारों की पहली विजय वहाँ हुई। एक्चुअल में आप लोग जानते हैं कि बिहार में चंपारण में अंग्रेज लोग नील की खेती कराते थे और उसे तिनकठिया सिस्टम कहा जाता, तिनकठिया प्रणाली। एक कट्ठा, यानी जिसे उत्तर प्रदेश में बिश्वा बोलते हैं, बिहार में कट्ठा बोलते थे। तो 3 कट्ठा जमीन में प्रत्येक किसान को अच्छी जमीन में अंग्रेजों के लिए नील की खेती करनी पड़ती थी और अंग्रेज उन पर दबाव बनाते थे कि पहले जो है वो नील की खेती की देखभाल करें, उनकी सिंचाई करें, उनकी निकाई गुड़ाई करें, उसमें खाद पानी डालें, फिर उसके बाद में वो अपनी ज़मीन पर काम करें। और उसका जो फ़ायदा होता था, उसका जो लाभ होता था, वो लाभ अंग्रेज लोग ले लेते थे। तो जो नील के किसान थे वो ये चाहते थे कि वो उसमें चावल गेहूं बोएं। गरीब किसान कितने तो थे जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें भी नहीं थी। लेकिन अंग्रेज लोग जो थे वो, क्योंकि उस समय सिंथेटिक नील नहीं बनता था, उस समय नील जो है वो इंडिगो प्लांटिंग होती थी, उसके ज़रिए नील जो है मैनचेस्टर वगैरह की फैक्ट्रियों में रंगाई के लिए, कपड़ों वगैरह के भेजा जाता था यहाँ पे पैदा करा के। बंगाल में भी नील आंदोलन हो चुका था, वो हमने आपको बताया था। तो गांधी जी जब आए भारत में, तो उनके आश्रम में एक व्यक्ति आया। एक व्यक्ति था राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला जो है वो गांधी जी को कभी कांग्रेस के अधिवेशन में उसने सुना था। तो वो गांधी जी के पास गया और गांधी जी से उसने रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना की कि आप चंपारण आए। गांधी जी जब चंपारण गए तो अंग्रेज सरकार ने तुरंत उनको वहाँ से वापस जाने के लिए कहा कि अगर आप वापस नहीं जाएंगे तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। गांधी जी ने वापस जाने से मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि हम अपने देश में घूम रहे हैं और अपने देश में घूमने से हमें कोई नहीं मना कर सकता। तो फिर उनके ऊपर 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया। तो उन्होंने जुर्माना देने से भी मना कर दिया। अंत में अंग्रेज सरकार झुक गई और उनको वहाँ जाने दिया गया। और वहाँ रह कर के गांधी जी ने बड़े ही व्यवस्थित तरीके से सारे किसानों से मिले। वो किसानों के बयान लिए, बयान नोट किए गए। उसी समय जेवी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इत्यादि जो थे, ये सब विद्यार्थी थे। ये लोग भी गांधी जी की सहायता के लिए वहाँ पे आ गए और उन्होंने एकदम अहिंसात्मक तरीके से सारे बयान सबके दर्ज किए। बाद में अंग्रेज सरकार ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के सदस्य गांधी जी भी थे। गांधी जी ने बड़े ही जोरदार ढंग से नीलहों के अत्याचारों को कमेटी के सामने बताया और किसानों के दुख दर्द का वर्णन किया। तो अंत में ये फैसला किया गया कि नील की खेती तुरंत बंद कर दी जाए और जो नील के खतिहरों को जो है वो मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ जो है इस बीच में एक बात और हो गई कि सिंथेटिक नील की खोज हो चुकी थी वैज्ञानिकों के द्वारा। तो अब जो नील की कोठी वाले ये अंग्रेज हुआ करते थे, तो ये सब लोग जो है वो धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट भी नहीं रह गया और वो भी अपना जो है वो अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बेच बाच के विदेश वापस जाने लगे। तो धीरे धीरे फिलहाल ये मामला हल हो गया। तो इससे जो है
ये हुआ कि गांधी जी का जो तरीका था, गांधी जी की अभी तक जो कांग्रेस थी, कांग्रेस बस केवल मीटिंग्स करती थी, सभाएं करती थी, जमीन पर कोई काम नहीं करती थी। पहली बार किसी ने यदि जमीन पर काम किया तो गांधी जी ने किया, और जिससे जो है वो चंपारण सत्याग्रह के बाद भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हो गए और हर जगह जो है उनकी मांग बढ़ गई। तो भारतीयों की व्यापक मांगों को संतुष्ट करने और युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन के प्रति उनकी सेवाओं को स्वीकृति देने के लिए भारत के राज्य सचिव मिस्टर एडविन मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक घोषणा की, जिसे मॉन्टेग्यू की घोषणा कहा जाता है। घोषणा ये थी कि ब्रिटिश सम्राट की सरकार की नीति, जिससे भारत सरकार पूर्णतया सहमत है, वो यह है कि शासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों का संबंध बढ़े एवं स्वायत्त शासनात्मक संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हो, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य के एक पूर्ण अंग के रूप में भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन अधिक कार्यान्वित हो। वह नवंबर के प्रारंभ में भारत आया मॉन्टेग्यू, और आगे चल करके हम देखेंगे मॉन्टेग्यू, अगले एपिसोड में हम देखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वगैरह की चर्चा हम करेंगे। मित्रों, कांग्रेस का 33वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। ये आप ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि एनी बेसेंट कब बनी अध्यक्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष थी ये 1917, आप याद रखिए। 1918 में विश्व युद्ध के अंतिम दौर में भारत में एक, जिसकी चर्चा कहीं नहीं होती, किसी किताब वगैरह में नहीं होती, तो ये आप याद कर लें कि विश्व युद्ध के अंतिम दौर में भारत में स्पेनिश फ्लू महामारी का कहर खास करके महाराष्ट्र वगैरह की तरफ बहुत ज़्यादा हुआ। इसे बॉम्बे इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है इसीलिए, और इसमें 17-18 मिलियन लोगों की मृत्यु। अब 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, अब 17 मिलियन 18 मिलियन, तो आप समझ लीजिए कि लगभग जो है 18 लाख 20 लाख काफ़ी लोग जो है वो इसमें मर गए। तो ये भयंकर महामारी थी, और इस समय जो है वो सरकार स्वयं परेशान थी, क्योंकि युद्ध हुआ था। युद्ध के कारण जो है आर्थिक रूप से सरकार पस्त थी, तो बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाई रिलीफ वर्क वगैरह के तरफ, लोगों को उनकी हालत पे छोड़ दिया गया। तो 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना प्रस्तुत की गई। दूसरी बात यह थी कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी कॉन्फ्रेंस ने ब्रिटेन में भारत के लिए होम रूल के समर्थन में प्रस्ताव पास किया। तो थोड़े लिबरल थे वो। तीसरी बात इस साल ये हुई कि कांग्रेस का बम्बई में विशेष अधिवेशन हसन इमाम की अध्यक्षता में, ये रेगुलर नहीं था, यह विशेष स्पेशल जो अधिवेशन था, स्पेशल सेशन बुलाया गया था। और अधिवेशन ने निराशाजनक और असंतोषप्रद कहकर सरकार के उन सुधारों की निंदा की जो मॉन्टेग्यू ने घोषणा की थी। तो उसने प्रस्तावित सुधारों के बदले प्रभावकारी स्वराज्य की मांग की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में वयोवृद्ध कांग्रेस नेता जो थे वो सरकारी प्रस्तावों को स्वीकार करना चाहते थे, क्योंकि ये लोग उदारवादी नरमपंथी धड़े के थे और चाहते थे कि धीरे धीरे आगे बढ़ें। लेकिन जो गर्मपंथी थे वो इसे मानने को तैयार नहीं थे। तो उन लोगों ने क्या किया, जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कुछ कांग्रेसी नेता जो थे, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और उन्होंने एक नया फेडरेशन बना लिया, जिसको इंडियन लिबरल फेडरेशन कहते थे, और जिसकी भूमिका नगण्य हो गई, महत्वपूर्ण हो गई, भारतीय राजनीति में गौण रह गई। तो दिसंबर 1918 में कांग्रेस का 34वां अधिवेशन दिल्ली में हुआ। मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष बने, जो कि बहुत जाने माने नेता थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की थी। बहुत बड़े शिक्षाविद थे, वकील थे, पत्रकार थे, और सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। अब आखिर में मित्रों, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपको एक दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में कुछ जानकारी दी थी, तो यहाँ भी हम इन्हें लेते हैं, एनी बेसेंट को लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लंदन में इनका जन्म हुआ 1 अक्टूबर 1847 को। इनका जो वास्तविक नाम था वो मिस वुड था। इन्होंने 1893 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी, 1889 में थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया, और 1893 में भारत आई। इन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना
की थी, 1916 में प्रारंभ किया था उन्होंने भारत के लिए, यह भी स्वराज मांग रही थी। और भारत के प्राचीन मूल्यों में इनकी बड़ी आस्था थी। प्राचीन भारत के जो प्राचीन ज्ञान दर्शन था उसमें इनकी बड़ी आस्था थी। और इन्होंने जो है एक जर्नल स्टार्ट किया, कॉमनवेल, जिसमें आप देख सकते हैं वो भारत के बारे में बहुत कुछ लिखती थी। और एक डेली न्यूज़पेपर भी इन्होंने न्यू इंडिया के नाम से प्रारंभ किया। ये इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत कुछ लिखा है इन्होंने, लेकिन ये पुस्तक आप याद रखें, पूछ लिया जाता है, इंडिया दैट शैल बी। कांग्रेस की प्रेसिडेंट, जैसे अभी मैंने कहा कि पहली महिला अध्यक्ष बनी 1917 में, 1917 में जेल भी गई है। शी वॉज एन अर्ली एडवोकेट ऑफ बर्थ कंट्रोल। भारत में अगर बर्थ कंट्रोल की बात किसी ने की सबसे पहले तो वो एनी बेसेंट थी, जिन्होंने बर्थ कंट्रोल यानी जन्म पर नियंत्रण की बात कही। 20 सितंबर 1933 को अडयार मद्रास में इनकी मृत्यु हो गई। अडयार से ही जो है ये तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का काम भी किया करती थी। तो आप ये महत्वपूर्ण जानकारियां याद रखें। आइए एक और नेता जो हमारे, जिनकी 1915 में मृत्यु हो गई थी 19 फरवरी को, उनके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लें। गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि 9 मई 1866 को पैदा हुए कोटलुक गांव में, रत्नगिरी जिले में, महाराष्ट्र में। कौन सी जगह? कोटलुक विलेज, रत्नगिरी डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। महात्मा गांधी इन्हें अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। ये इतिहास के प्रोफेसर थे फर्गुसन कॉलेज में, काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, शिक्षा दीक्षा इनकी अच्छी हुई थी। फिर पढ़ लिख के प्रोफेसर हो गए पूना में फर्गुसन कॉलेज में। लेकिन 1902 में इन्होंने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया, क्योंकि सोशल वर्क वगैरह में लग गए। 1997 में इनको इंग्लैंड बुलाया गया था वैली कमीशन के सामने, भारत के जो सरकार का जो खर्च था उसके बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए, क्योंकि उस समय दादा भाई नौरोजी वगैरह जो है और ये सब जो है ये कहते थे कि भारत सरकार को दोनों हाथों से लूट रही है। तो एक कमीशन बनाया गया था, मतलब भारत सरकार जो या अंग्रेजों की सरकार जो है भारत को दोनों हाथों से लूट रही, इसीलिए ट्रेन ऑफ वेल्थ थियरी प्रोपोगेट की थी दादा भाई नौरोजी ने। और उन्होंने, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था उनके बारे में काफ़ी आपको, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उन्होंने पुस्तक भी लिखी थी। तो वैली कमीशन के सामने अपना प्रतिवेदन देने के लिए इनको बुलाया गया था। 1902 में इनको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया गया था, नामांकित किया गया था। बनारस कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी 1905 ईस्वी में। इन्होंने भारत सेवक समाज या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की 1905 में स्थापना की थी, जिसका कि मुख्यालय पूना में था और इसकी जो शाखाएं थी वो मद्रास, बम्बई, इलाहाबाद और नागपुर आदि में थी। साथ ही साथ इन्होंने महिला शिक्षा के बारे में भी काफ़ी अपने विचार सशक्त रूप से रखे। इन्होंने राना डे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की थी 1908 में। साउथ अफ्रीका 1912 में गए, जहां इन्होंने गांधी जी की सहायता की। और 1915 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले कांग्रेस की जो बागडोर थे ये गांधी के हाथ में सौंप गए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मैं निरंतर आपकी सेवा में लगा रहूँगा और जो भी जानकारियाँ मुझे हैं, जितनी भी जानकारी मुझे है वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।